सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि मेरे और एन के दरमियान होने वाली बात किसी ने नहीं सुनी। मुदाखलत होती लाइन कट गई। तुम कह सकती हो कि कोई फोन आया था, मगर तुम तफसील से बेखबर हो। मैंने इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया बल्कि टाल दिया, मगर आप ये जवाब नहीं दे सकते। ऑपरेटर ने आपको मैरी के बारे में बताया था। मेरी कहानी यकीनन मुख्तलिफ होगी। हो सकता है कि वो पाकिस्तान में कभी मिली हो, मगर मैं उसे भूल चुका हूँ। उसे कैसे पता चला कि आप दिल्ली के इस होटल में मुकीम हैं? गजाला ने मुझसे निगाहें चार करके जिरा की। वेरी गुड। मैं उसके सवाल पर खुश हो गया। बाहिमी ब्रीफिंग और तबादला ख्याल का यही फायदा होता है। ये लाजवाब कर देने वाला सवाल है, मगर आपके पास इसका कोई ना कोई माकूल जवाब जरूर होना चाहिए। इस बारे में वो नामालूम मैरी ही कुछ बता सकेगी। मैंने अपने सर को नफी में जुम्बिश देते हुए कहा। हो सकता है कि उसे मेरे बारे में पाकिस्तान से कुछ सुराग मिला हो, मगर फिर भी ये बात अपनी जगह बरकरार रहती है। किसी दिल्ली जैसे बड़े शहर में मेरे होटल का इल्म कैसे हुआ? एन ने मुझे वाकई मुश्किल में डाल दिया है। फिर यही मुअक्कफ बेहतर है कि आप कुछ नहीं जानते। आपको शुबा है कि वो कॉल फ्रांस के बजाय दिल्ली से की गई थी। वो कोई मॉडर्न कॉल गर्ल भी हो सकती है जो आपसे फोन पर वक्त लेना चाह रही थी। इसका मुद्दा जानते ही आपने उसे डांट कर फोन बंद कर दिया। एक बार फिर वेरी गुड। मैंने उठकर बेइख्तियार गजाला की पेशानी चूम ली। यह सबसे बेहतर जवाब होगा। होटल की ऑपरेटर अगर गैर मुल्की कॉल पर इसरार करती है तो करती रहे। अब मुझे एक और बात याद आ रही है। अगर शुरू से मुदाखलत हो रही होती तो CSD ऑन करते लाइन बंद हो जाती। आपकी और मैरी के दरमियान एक दो फिक्रों के तबादले की नौबत भी ना आती। जो कुछ हुआ जरा सी ताखीर से हुआ। यह ऑपरेटर ही की शरारत हो सकती है। इसमें रा का हाथ नजर नहीं आता। वो लोग आपकी तरफ मुतवज्जा होते तो इब्तिदा से एक एक लफ्ज से सुनते या रिकॉर्ड करने की कोशिश करते, बीच में मुखल ना होते। इस वक्त तुम्हारा दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा है। मैंने एतराफ किया। ये बारीक नुक्ता है और शायद सबसे मजबूत भी। इतनी दिमाग सोजी के बाद हमें यह फर्ज कर लेना चाहिए कि नरेश इस फोन कॉल के बारे में सिरे से कोई बात नहीं करेगा। ये मेरा नहीं, आपका कमाल है। यहाँ हर वक्त आपके साथ रहकर मैं भी बाल की खाल उतारने की आदी होती जा रही हूँ। मैंने जिक्र अपनी तशवीश से शुरू किया था। पता नहीं वहाँ क्या हाल है। हमें सुल्तान शाह के बारे में भी कोई खैर खबर नहीं मिली। एन अपनी सारी खामियों के बावजूद फर्ज शनास है। उसने वापस पहुंचते ही कराची वालों की खबरगिरी की होगी। अगर वहां कोई गड़बड़ होती तो वो सबसे पहले उसी का जिक्र करती, मुझसे वापसी के लिए इसरार न करती। इस वक्त सारी तवज्जो अपनी खाल बचाने पर मरकूज रखो। हम यहाँ हथियारों से नहीं बल्कि आसाब की भयानक जंग लड़ रहे हैं। कहीं भी चूक गए तो मारे जाएंगे और कोई हमें बचाने के लिए आगे नहीं आएगा। वो अपने दोनों कानों को हाथ लगाते हुए उठ गई। कभी कभी आपकी बातें मुझे लर्जा बर अंदाम कर देती हैं। ये यहाँ के ठोस ज़मीनी हकायक हैं। हम मौत के जबड़ों में रह रहे हैं। भटकने पर नुकीले दांतों तले कुचले जाएंगे। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। वो हल्की सी फुरेरी लेकर बोली, वो किसी भी लम्हे यहाँ होगी। इस वक्त 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए थे। मैंने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। रीना अजीत राय ने इस रोज वक्त की पाबंदी का रिकॉर्ड कायम कर दिया। ठीक 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने दरवाजा खोलने पर उसे अपने सामने मौजूद पाया। दरवाजे पर रस्मी फिक्रों का तबादला हुआ। अंदर आते ही उसकी मुतलाशी नजरें कमरे में चकराने लगी। गजाला कहाँ है? क्या अभी तुम दोनों तैयार नहीं हो? उसने अपने हिंदी लबो लहजे में हल्की सी हैरत से पूछा। मैं सही वक्त पर आई हूं ना? तो अपने कमरे में तैयार हो रही है। चंद मिनट बाद हम यहां से चल पड़ेंगे। हमें जाना कहाँ है? मैंने पूछा। वो किसी तारुज के बगैर कुर्सी पर बैठ गई। तो उसने अपना पर्स गोद में रखा और धीरे से बोली, आज तुम्हारा हेडक्वार्टर में बुलावा है। तुम कुछ संजीदा बल्कि फिक्रमंद नजर आ रही हो। खैरियत तो है ना? मैंने पूछा। बिला सिंह की नाकामी ने हर एक को मुश्तिल किया हुआ है। ऐसे में तुम्हारा हेडक्वार्टर्स में बुलाया जाना क्या मायने रखता है? क्या वहां कोई खतरनाक सूरत हाल पेश आ सकती है? मैंने कदरे तशवीश से पूछा। कुछ नहीं कह सकती। इस बार मैं खुद अंधेरे में हूं। थोड़ी देर पहले हुक्म मिला और मैं यहां आ गई। वहां हमें किससे मिलना है? मैंने अपने जहन में उभरती हुई गहरी तशवीश पर काबू रखते हुए सवाल किया। दफ्तर में आग लगने के बाद आजकल नरेश बाबू का ज्यादा वक्त वहीं गुजरता है। पहले तुम उसके पास जाओगे, बात का मुझे पता नहीं। तुम्हारा अंकल भी वहीं बैठा होगा। मैंने ताही तलब लहजा में कहा। दिल्ली में उनके कई दफ्तर हैं। कुछ पता नहीं होता कि वो कब कहाँ बैठेंगे। हमारे हेड ऑफिस में भी उनका दफ्तर है। अगर सफर लंबा ना हो तो हम कुछ वक्त यहीं गुजार लें। मैंने तजवीज़ पेश की। हमें नरेश से किस वक्त मिलना है? सफर लंबा है। कनाट सर्कल से हम कस्तूरबा गांधी रोड पर निकलेंगे, फिर जाकिर हुसैन रोड से होते हुए लोधी रोड पर मुड़ेंगे। वहीं हमारा हेड ऑफिस है। रास्ते में हमें इंडिया गेट से भी गुजरना होगा। ये सब रास्ते भीड़ भाड़ वाले हैं। देर सवेरे हो सकती है, फिर भी तुम चंद मिनट ले लो। आज तुम कुछ सोगवार हो। मुझे तुरहमेज नजरों से देख रही हो, जैसे मेरा अंजाम बुरा होने वाला हो।
मैंने गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहा, जो कुछ भी है मुझे खुलकर बता दो। मैं हौसला नहीं हारूंगा, खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर सकूंगा। आसार अच्छे नहीं हैं, उसने मुतासफाना लहजा में कहा, मगर मैं फिर कह रही हूं कि अभी तक मैं खुद तुम्हारे बुलावे के सबब से बेखबर हूं। मेरी भगवान से दुआ है कि तुम पर कोई बुरा वक्त ना आए, क्योंकि तुमसे हमदर्दी करके मैं गंभीर खतरा मोल ले बैठी हूं। तुमको 4 चोट की मार पड़ी तो तुम खाया पिया तक उगल दोगे, इसमें मेरा नाम भी आएगा। उसने खौफजदा अंदाज में चंद सानियों के लिए अपनी आंखें मूंद ली और खामोश हो गई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, मगर मेरे वजूद में खौफ की बजाय मुजाहमत की एक तुंद लहर दौड़ गई। रीना ने आंखें खोली और अपनी बात जारी रखी, तुम्हारा जो होना है सो होकर रहेगा, मगर मैं बिन मौत मारी जाऊंगी। हम लोगों में गद्दारी की सजा बहुत कठिन होती है। मेरी और तुम्हारी फिल्म बन गई। बेला अपने जोबन और 16 सिंगार के साथ भी तुमको ना झुका सकी। अब नरेश बाबू झल्लाया हुआ है कि तुमको कैसे काबू करे। वो हार मानने वालों में से नहीं है। मेरा अंदाजा है कि वो अब तुमसे अपनी हार का बदला लेगा। वो जो कुछ चाहता था चाबुक के जोर पर हासिल नहीं कर सकता था, उसके लिए मेरी रजामंदी जरूरी थी। रीना की बातें सुनते हुए मैंने फैसला कर लिया कि दरोगे मसलहत आमेज की तरह जरूरत पड़ने पर चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन नरेश के घनौने मकासद पूरे नहीं होने दूंगा। वो ब्लैकमेलिंग के एक रकीक और घटिया हरबे को बिला वजाना की जंग में तब्दील करने पर तुला हुआ था, तो नाकामी ही उसका मुकद्दर होने वाली थी। इस लड़ाई में मुझे खाक होना मंजूर था, सफर डालना गवारा नहीं था। चंद मिनट बाद रीना ने बेचैनी से गजाला के बारे में पूछा और मैंने अपनी जगह छोड़ दी। इसी लम्हे एक अंदेशे से मेरे रूंगटे खड़े हो गए। रीना को यकीनी तौर पर कुछ इल्म नहीं था। उसने जो कुछ बताया वो उसका कयास था। अगर इस कयास में जरा भी हकीकत थी तो गजाला की वजह से मेरी पोजीशन बहुत नाजुक थी। वो दरिंदे मुझे जेर करने के लिए गजाला को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे। मैं इस बारे में आगे कुछ नहीं सोच सका। बेइख्तियार मेरा दिल चाहा कि गजाला को इसी वक्त फरार की राह पर लगा दूं और खुद रीना के साथ चल दूं, मगर मैंने अपनी इस ख्वाहिश का गला घोंट दिया। मैंने भारत की सरजमीन पर अपनी जासूसी से जो बसात सजाई थी उसे एक जज्बाती फैसले से तबाह नहीं किया जा सकता था। हकीकत सिर्फ नरेश या अनिल विश्वास के हिल में थी। रीना के अंदाजे ज्यादा काबिल एतबार नहीं थे। इसके अंदाजे पर मुश्तल होकर होश के बजाय जोश में आ जाना मेरे लिए तबाहकुन हो सकता था। मेरी एक दस्तक पर गजाला अपने कमरे से निकल आई। दोनों औरतों ने सर्दमैरी से एक दूसरे के मिजाज पुरसी की और हम लिफ्ट की तरफ चल दिए। ग्राउंड फ्लोर पर उतरकर होटल की इमारत से बाहर निकलने के बाद मुझे रावालों के बिगड़े हुए मूड का अगला सबूत मिल गया। पिछली बार अनिल विश्वास ने मुझे अपने दफ्तर बुलवाने के लिए रीना को एक शानदार कार देकर होटल भेजा था, लेकिन इस बार रीना के पास कोई सवारी नहीं थी। वो होटल आकर खाली होने वाली किसी टैक्सी के इंतजार में बरामदे के किनारे पर रुक गई। रीना को खुद भी इन तब्दीलियों का एहसास था। वो न सिर्फ खामोश थी बल्कि मुझसे नजरें चार करने से भी दानिस्ता गुरेज कर रही थी। एक टैक्सी अपने अकलौते सफेद फाम मुसाफिर को उतार कर यूं ही खाली हुई। रीना ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठ के हम दोनों ने अकबी नशिस्त से संभाल ली। रीना ने ड्राइवर को लोहदी रोड चलने की हदायत की। ड्राइवर ने मीटर गिराकर टैक्सी आगे बढ़ा दी। मैं तुम दोनों को एक बात बता दूं कि आज की मुलाकात बहुत अहम है। टैक्सी कनाट सर्कल घूमकर सीधी सड़क पर आ गई तो रीना ने पीछे मुड़कर नासियाना लहजे में कहा, कोई कड़वी कसीली बात हो जाए तो खामोशी से पी जाना और अपना दिमाग ठंडा रखना। तुम फिक्र ना करो, आज हम बर्फ के बन जाएंगे। मुझसे पहले गजाला बोल पड़ी, मगर ये तो बता दो कि हमें कहाँ ले जा रही हो। जाके हेडक्वार्टर्स में नरेश से मिलना है। मैंने गजाला के कान में सरगोशी की। रीना को इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। ड्राइवर की मौजूदगी की वजह से हम तीनों मोहतात थे। चंद फिक्रों के तबादले के बाद टैक्सी में खामोशी छा गई। मैं खिड़की से बाहर इस बारोनक सड़क का जायजा लेने में मसरूफ हो गया, जिस पर कहीं कहीं अंग्रेजी और हिंदी जुबानों में कस्तूरबा गांधी मार्ग लिखा हुआ था। सड़क सीधी और पुरहजूम थी, मगर ट्रैफिक के बहाव में कोई रुकावट नहीं थी। काफी दूर चलकर टैक्सी ने एक चौराहा अबूर किया। इससे आगे इंडिया गेट के आसार नुमाया थे, जो बतदरीज वाजे होते चले गए। आखिर टैक्सी इंडिया गेट के कल्ब में रेंगने लगी। इस भीड़ भाड़ से निकलते ही डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड का आगाज हो गया। कुछ देर बाद हम दिल्ली गोल्फ कोर्स के करीब से गुजर रहे थे। ये रीना की मेहरबानी थी कि वो हमें रास्ते में आने वाली हर अहम इमारतों और यादगारों वगैरह के बारे में बताती चली आ रही थी। गोल्फ कोर्स खत्म होते ही टैक्सी चौराहा घूमकर दाहिनी तरफ मुड़ गई। वो लोहदी रोड था। बस इस ऊंची बिल्डिंग के आसपास गाड़ी रोक लेना। रीना ने आगे नजर आने वाली कंक्रीट और शीशे की एक कसीरुल मंजिला इमारत की तरफ इशारा करते हुए ड्राइवर को हदायत की। ड्राइवर कमगो था, सर हिलाकर रह गया और फिर उसने इस पुरशुकू इमारत के सामने टैक्सी रोक दी, जिस पर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के उभरे हुए जली हरूफ आवेजा थे। वो भारत में चलने वाले एक मुतवाजी निज़ाम हुकूमत का आसाबी मरकज था। रीना ने मीटर के मुताबिक किराया अदा करके ड्राइवर को फारिग कर दिया।
ये 13 मंजिला इमारत और इसके तहखाने सब राह के इस्तेमाल में हैं। रीना ने पुख्ता फुटपाथ पर पेशकदमी करते हुए हमारी मालूमात में इजाफा किया। अनिल और नरेश किस मंजिल पर होते हैं? मैंने रवा रवी में पूछ लिया। 7वीं मंजिल पर। रीना ने गर्दन घुमाकर मुझे घूरते हुए कहा। मैंने कहा था कि अपना दिमाग ठंडा रखना, या अंकल का नाम अदब से लो। हमारे किसी आदमी ने ऐसा अधूरा नाम सुन लिया तो वो तुम्हारे पीछे लग जाएगा। अनिल विश्वास का नाम अदब से लेने से बेहतर था कि जुबान बंद कर ली जाए। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। इमारत के बरामदे में 2 बावर्दी और तवाना गनमैन मौजूद थे। शीशे की दीवार पर सुर्ख हरूफ में नुमाया हदायत दर्ज थी कि इमारत में दाखिले से पहले शनाख्त नागुज़ीर थी। रागी हेडक्वार्टर्स का तूल अर्ज और बुलंदी देखते हुए यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वहाँ सैकड़ों अफराद काम करते होंगे, मगर सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम की वजह से वहाँ लोगों की आमदो रफ्त न होने के बराबर थी। रीना ने खुद एक गनमैन को अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया और उसे हम दोनों के साथ अंदर दाखिल होने की इजाज़त मिल गई। तारीख शीशों की दीवार के पीछे मजीद 2 गनमैन मौजूद थे। हमारे अंदर पहुंचते ही इन्होंने हमारे कपड़ों वगैरह पर दस्ती आला फेर कर हमारी जामा तलाशी ली और ये इत्मीनान कर लिया कि हमारे पास कोई हथियार वगैरह नहीं था। इस क्लियरेंस के बाद हमें एक काउंटर की तरफ जाना पड़ा, जहाँ पुख्ता उम्र की एक बनी सवरी खातून काउंटर पर कंप्यूटर और दूसरे आलात सजाए बैठी हुई थी। उसने रीना का कार्ड लेकर एक मशीन में डाला। कार्ड बरामद होने के बाद उसने कंप्यूटर पर इसके क्वाइफ का इंदराज शुरू कर दिया। वहाँ रीना को सिर्फ 2 बातें बताना पड़ी। अव्वल ये कि वो 7वीं मंजिल पर नरेश शर्मा के पास जा रही थी। दोम ये कि हम दोनों उसके साथ थे। रागी इमारत पर बाहर से अंग्रेजी में लिखी हुई तहरीरें नुमाया नजर आ रही थी, लेकिन इमारत में घुसते ही मैंने देखा कि दफातर वगैरह की निशानदही करने वाली सारी तख्तियां सिर्फ हिंदी में लिखी हुई थी। दफातर के इस जंगल में हिंदी से लाइल्मी के सबब कोई अजनबी आसानी से किसी को तलाश नहीं कर सकता था। तीरथ राम शाह अस्पताल के करीब वाक़े राका पाकिस्तानी विंग हिफाजती मामलात में जिस कदर यतीम था, उसका सदर दफ्तर इससे कहीं ज्यादा काबिल रश्क हिफाजती हिसार में घिरा हुआ था। इस इमारत के बारे में किसी मुबालगे के बगैर यह कहा जा सकता था कि मुसल्ला निगहबानों की इजाजत के बगैर वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इस इमारत के इस हिस्से में कोई खुफिया कार्रवाई करने का तसव्वुर मुहाल था। ऊपर जाने वाले कुशादा जीनों के साथ ही 2 लिफ्टें लगी हुई थीं। रीना हमें लेकर एक खुदकार लिफ्ट में 7वीं मंजिल की तरफ रवाना होगी। तलाशी और फिर शनाख्त के आखिरी मरहले के बाद काउंटर वाली खातून ने मुझे और गजाला को क्लिप वाले 2 कार्ड दिए थे जो हमने अपने सीनों पर अवेजा कर लिए थे। वो कार्ड भी हिंदी ही में थे। दिल्ली में हिंदी के साथ नजर आने वाली दूसरी बड़ी जुबान सिर्फ अंग्रेजी थी। उर्दू की इस सरजमीन से शायद देश निकाला मिल चुका था। वो इमारत रीना के लिए भी ज्यादा मानूस नहीं थी। 7वीं मंजिल पर लिफ्ट से निकलते ही हमें उस कमरे में एक चाको चौबंद गनमैन खड़ा हुआ नजर आया। इस कमरे से मुख्तलिफ समतों में 3 लंबी राहदारियां नजर आ रही थीं। रीना ने रुक कर हिंदी में लिखे हुए बोर्ड का जायजा लिया और फिर वस्ती राहदारी में दाखिल होने लगी तो गनमैन ने तीनों को रोक लिया। उसने एक मरतबा फिर रीना और गजाला के दस्ती बैग खोल कर तलाशी ली और यूं हम राहदारी में दाखिल हो गए। ये बहुत गनीमत हुआ था कि मुश्किल लम्हात में आबिद ने खुद ही मुझसे राब्ता कर लिया था और मैंने अपनी तीनों अहम अशिया उसके हवाले कर दी थी। किसी मजबूरी के तहत हमें वो चीज़ें अपने साथ लाना पड़ती तो कड़ी तलाशी के दौरान में वो पकड़ी जाती। गालिब इम्कान ये था कि हमारी और नरेश की मुलाकात खटाई में पड़ जाती और भीमगन की वजह से हमारे खिलाफ एक और सरगर्म माहज खुल जाता। रीना कमरों में लगी हुई तख्तियां देखती हुई आगे बढ़ती रही, फिर कमरे में दाखिल हो गई। हम दूर रुक गए। रीना ने मेज के पीछे बैठे हुए अधेड़ उम्र शख्स से नीची आवाज में कुछ बातें की और उसकी हदायत की रोशनी में हमें अपने साथ लेकर एक अलग इंतजारगाह में चली गई। वो हमारा ज्यादा पुरानी नहीं थी, मगर कमरों की सफाई वगैरह देखकर यह मानना पड़ता था कि इसकी देखभाल का निज़ाम बहुत मुअस्सर था। हम तीनों नरेश से मुलाकात के इंतजार में खामोश बैठ गए। मेरे लिए पाकिस्तानी विंग के बाद वो राह का दूसरा दफ्तर था। दोनों इमारतों की साख्त और इंतजाम में ज़मीन और आसमान का ऐसा नुमाया फ़र्क था कि मैं मरऊब हो गया। मुझे ये खौफ था कि वहाँ दरो दीवार के भी कान होंगे। हमारी हर आवाज़ इमारत के किसी निगहबान के कमरे में सुनी जा रही होगी और शायद पोशीदा कैमरों के जरिए हमारी हरकत व सकनात का भी मुशाहिदा किया जा रहा होगा। वक्त गुजरता रहा। जब हमें वहाँ बैठे हुए काफ़ी देर गुजर गई तो मैं सकूत तोड़ने पर मजबूर हो गया। हमें कब तक इंतज़ार करना होगा? मैंने अपनी आमद की इतला दे दी है। तुम्हारी वजह से मैं भी बंद गई हूँ। तुम्हें बुलाया जाए तो मैं भी कुछ लोगों से दुआ सलाम कर लूँ। वो बोली, तुम अक्सर यहाँ आती रहती हो? गजाला ने कहा। यह इमारत वाकई बहुत शानदार है। रीना ने गौर से उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, बिला ज़रूरत कोई यहाँ नहीं आ सकता। नीचे वालों के पास मेरी आमद की पेशगी इतला न होती तो मैं अपनी शनाख्ती कार्ड के बावजूद ऊपर नहीं आ सकती थी। मैं दूसरी मरतबा यहाँ आई हूँ। जो कुछ तुम बता रही हो वो खुफिया मालूमात के जुमरे में आता है।
मेरी मुतहय्यर आवाज़ नीची थी। मैं अपने फ़राइज़ से कभी गाफिल नहीं रहती। ये बातें हर आने जाने वाले के तजर्बे में आती रहती हैं। कमरे में एक बार फिर सकूत फैल गया। मैं मोहतात था कि कहीं कोई ममनू सवाल मेरी ज़ुबान पर ना आ जाए। तकरीबन 40 मिनट के आसाब शिकन इंतज़ार के बाद एक नौजवान माहतहत ने इंतज़ारगाह में आकर हम दोनों को मुलाकात का मुद्दा सुनाया। क्या मेरी ज़रूरत पेश आएगी? रीना ने हमारे साथ अपनी जगह छोड़कर पूछा। तुम सनी साहब से मिल लो, मुलाकात ख़त्म होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, नौजवान ने कहा और दरवाजे से निकल कर राहदारी में एक तरफ चल पड़ा। मैं सोच रहा था कि हमें नरेश से मुलाकात के लिए इसी कमरे में ले जाया जाएगा जहां रीना ने एक शख्स से इब्तदाई गुफ्तगू की थी, लेकिन नौजवान उस कमरे से आगे बढ़ता चला जा रहा था। रीना हमारे पीछे इंतज़ारगाह से निकलकर दूसरी तरफ चलती थी। एक बंद दरवाजे के सामने वो रुक गया। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर उसने वो पट अंदर खोल दिया। उसके सर की जुम्बिश पर मैं कमरे में दाखिल हो गया। गजाला मेरी तकलीद कर रही थी। अंदर घुसते ही मुझे शदीद ज़हनी झटका लगा। मैं इब्तिदा से तवक्का कर रहा था कि मेरी मुलाकात नरेश से होगी, लेकिन वहां रोशन मेज के पीछे नीम तारीकी में अनिल बिस्वास कुर्सी पर बैठा चुल रहा था। उसके सामने नरेश बैठा हुआ था। अनिल बिस्वास राह की अंधेरी और पुरस्रार दुनिया का एक कलीदी मोहरा था। शायद इसीलिए उसे ज्यादा रोशनी पसंद नहीं थी। उसकी मेज पर तेज रोशनी वाला एक बल्ब इस तरह रोशन था कि मेज की सतह पर रखी हुई हर चीज नुमाया थी, लेकिन वो रोशनी पूरी तरह अनिल बिस्वास तक नहीं पहुंच रही थी। गुड आफ्टरनून, मैंने लम्हा भर के लिए सलाम और नमस्ते पर गौर करने के बाद कहा। आफ्टरनून, उसने बुजुर्गाना लहजे में जवाब दिया। आओ बैठ जाओ। हम दोनों ने नरेश के मुखालिफ सिरे पर कुर्सियां संभाल ली। लड़की, तुम सलाम दुआ के आदाब से शायद बिल्कुल ना बलद हो, अनिल बिस्वास ने तीखी और पुरशिकवा आवाज में गजाला को टोक दिया। मैंने सलाम किया था, शायद आवाज आप तक न पहुंची हो। गजाला ने सहमी हुई आवाज में सफेद झूठ बोला। वो नरेश के बजाय एक मरूब कुन और अजनबी शख्स को सदर कुर्सी पर विराजमान पाकर कुछ परेशान हो गई थी, क्योंकि उसने पहली बार अनिल बिस्वास को देखा था। अनिल बिस्वास इस वक्त भी हल्के रंग के सूट में मलबूस था, यानी कि शफाफ शीशों के पीछे उसकी चमकती स्याह आंखों की पुतलियां मुसलसल मुतहरक थीं। सर के उड़े हुए बाल और सफेद कनपटियां इसके जाती वकार में इजाफा कर रही थीं। मैंने पहली बार अंदाजा लगा लिया था कि कुदरत ने उसे फ्याजी के साथ ऐसी जाती खूबियों से नवाजा था कि वो जुबान खोलने से पहले ही अपने मुखालिफ को मशहूर कर लेता था। गजाला यकायक उससे सामना होने पर परेशान थी। तुम्हें यहाँ कोई बेआरामी तो नहीं हुई? कमरे की फिजा में अनिल बिस्वास की बावकार आवाज गूंजी। वो सवाल करते हुए उसकी उकाबी निगाहें गजाला के चेहरे पर मरकूज थीं। वो तारुफ कराने का कोई मौका था न उसकी नौबत आई, मगर नरेश और अजनबी के तौर तरीकों से शायद गजाला अंदाजा लगा चुकी थी कि वो अचानक किसके सामने पहुंचा दी गई थी। उसने दबी दबी आवाज में कहा, मैं कई बार ज़हनी तकलीफ से गुजरी हूं, मगर शायद ये सब जरूरी था। हाँ, मुझे इल्म है। अपने सवाल का गैर मुतवक्का बल्कि मुहज्जब और मुंह तोड़ जवाब पाकर भी अनिल बिस्वास का मूड खराब नहीं हुआ था। एतमाद के रिश्ते इस्तवार किए जाते हैं तो इब्तिदा में ऐसा होता है। बदकिस्मती से यहाँ कुछ ऐसे वाकयात हो रहे हैं कि कुछ भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तुम्हें मालूम है कि हमसे मज़र की क्या बात हुई है? नहीं, गजाला ने किसी तवक्कुफ के बगैर बेसाख्ता कहा। मैंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की। ये समझ में आया है कि किसी रिश्ते के बगैर मर्द और औरत को एक दूसरे के साथ सफ़र करना पड़ जाए तो दोनों को अलग अलग रहना चाहिए। साथ रहने से वो हर एक की तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं। गजाला बहुत जुर्रतमंदी के साथ अनिल बिस्वास का सामना कर रही थी। उसने अपना वही मुवक्कफ बरकरार रखा था जो उसने नरेश को बताया था। मैंने दखल अंदाजी की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की। अब निबारी के लिए मैं अनिल बिस्वास की तवज्जो का मुंतज़िर था। अब शुकूक व शुबहात की धुन साफ हो चुकी है। मुझे एहसास है कि कुछ मजबूरियों की वजह से तुम्हारा यह तफरीही दौरा बर्बाद हुआ है। कल रात के बाद हमारी तरफ से तुम दोनों को आज़ादी होगी। जब चाहो दिल्ली छोड़ सकते हो। यह तुम्हारी मर्जी होगी कि ताजमहल देखने के लिए आगरा जाओ या वापसी का सफ़र इख्तियार कर लो। मैं आपकी ममनून हूँ। गजाला ने सर झुका कर कहा। इतना कुछ हो जाने के बाद यह बहुत बड़ी रायत है। तुम बराबर के कमरे में बैठो। उसने एक अंदरूनी दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए गजाला को हदायत की। मैं तुम्हारे दोस्त से कुछ जरूरी बातें करूंगा। गजाला ने एक अनोखी हरकत की, उठकर सर झुकाया और आदाब कहकर अंदरूनी बंद दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अनिल बिस्वास के होंठों पर तौसीफी मुस्कुराहट फैल गई। मुझे खुशी हुई कि उसने अनिल बिस्वास को बरहम नहीं किया था। उससे गुफ्तगू खत्म करके खुशगवार फिजा में रुखसत हो रही थी। बगली दरवाजा दोबारा बंद हो जाने के बाद अनिल बिस्वास मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। इस लड़की से तुम्हारी इतनी गहरी दोस्ती है कि यह पाकिस्तान से तुम्हारे साथ यहाँ चली आई, मगर तुमको इस पर इतना भरोसा नहीं है कि इसे अपने और हमारे ताल्लुक के बारे में बता सको। क्या यह अजीब बात नहीं है? मर्द कमज़ोर हो तो औरत हावी रहती है। मैंने फलसफा बिगाड़ा। ये सादतमंद दोस्त है। मैं जो कुछ कहता हूँ वो बेचूच राह मान लेती है। मैं इसे खुश रखता हूँ, इसकी हर जरूरत पूरी करता हूँ। वो मेरे साथ किसी बहस में नहीं पड़ती। वो खूबसूरत लड़की है,
नरेश ने पहली मर्तबा जुबान खोली। तुम्हारी हम ख्याल बन जाए तो हम इसके बारे में भी गौर कर सकते हैं। अपनी ये तजवीज़ अपने किसी और मुलाकाती के लिए महफूज रखो, मैंने शाइस्तगी से कहा। मैं इसे ऐसे किसी काम में मुलव्विस करना पसंद नहीं करूँगा। यह बात गैर ज़रूरी है। मेरा रद्दअमल देखकर अनिल बिस्वास ने शातराना अंदाज में नरेश से कहा, तुम्हें मज़हर की सोच का सही अंदाज़ा नहीं है। मैंने खासी मेहनत के बाद इसे कायल किया था कि दो नाराज़ कौमों को एक दूसरे के करीब लाने का काम किसी से गद्दारी नहीं, इंसानियत की बड़ी खिदमत है।